हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल काफी सारा पोर्शन खत्म कर दिया था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। बाबू, दो छोटे छोटे से फंक्शन बचते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, चैप्टर खत्म। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे वो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर वो रह गया थोड़ा सा तो कल खत्म हो जाएगा बेटा, और पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे कल। बाबू, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सब सामने देखना बेटा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाबू, हेजिंग फंक्शन कल हमने समझ लिया था। हेजिंग फंक्शन के साथ साथ बेटा हमने फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट भी समझ लिया था। स्पॉट मार्केट क्या करती है? ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट टुडे। फॉरवर्ड मार्केट, ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। याद है बाबू? स्पेक्यूलेशन वाली बात कुछ याद आई आपको? बेटा स्पेक्यूलेशन वाली बात याद आई ना, डिमांड ऑफ फॉरेक्स और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स में। मैं सप्लाई ऑफ फॉरेक्स में बोलना भूल गया था, एक बार मैं फिर भी बता देता हूं। बेटा एक्सपोर्टर ने आज गुड्स 1 लाख डॉलर के एक्सपोर्ट कर दिए। उसको पता है 3 महीने के बाद मेरे पास 1 लाख डॉलर आने हैं। बेटा वो क्या करता है, फॉरवर्ड मार्केट में आज जाता है, कहता है आज ही बेचे डॉलर। ट्रांजैक्शन आज कर रहा हूं, सेटल कब करूंगा? 3 मंथ के बाद। और उसके लिए वो ऑप्शन प्रीमियम देता है, जो डाउन पेमेंट कह लो, कुछ ही कह लो, 50,000 रुपए, मेरा जो कल का एग्जाम्पल था। बाबू उसने स्पेक्यूलेटिव सप्लाई तो क्रिएट कर दी ना। एक्चुअली में तो सप्लाई नहीं हुई अभी, पर स्पेक्यूलेटिव सप्लाई तो क्रिएट कर दी। क्लियर है बेटा बात? समझ में आया? बेटा ये जो हेजिंग की मैंने बात की है ना, वैसे बता देता हूं, आपकी किताब में तो 2 लाइनें लिखते हैं, खत्म हो जाती है कहानी। ये स्पेक्यूलेशन मैंने खुद सीए फाइनल में सीखी हुई है। जिसने सीए फाइनल नहीं करी हुई ना, उसे स्पेक्यूलेशन के बारे में दूर दूर तक नहीं पता होगा। मुझे ये भी नहीं आइडिया कि बाकी टीचर से कैसे समझाते हैं। ठीक है जी, डन है बाबू। अब दो फंक्शन बचते हैं मेरी तरफ से जिसका डिस्कशन रहता है बेटा। वन इज ट्रांसफर फंक्शन, वन इज ट्रांसफर फंक्शन एंड अदर वन इज क्रेडिट फंक्शन। बेटा जो बच्चे कल नहीं आए थे, बस थोड़ा थोड़ा ही बात समझ में आएगी, इसे निपटा रहा हूं 10 मिनट के अंदर अंदर, और फिर एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, वो समझ में आएगा अच्छे से। तो वो ट्रांसफर फंक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फंड बड़े इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है ना, चाहे आप बात करो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, चाहे आप बात करो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, चाहे आप बात करो टेलीफोनिक ट्रांसफर के थ्रू, दैट मींस आरटीजीएस और नेफ्ट। बेटा मैं कहता हूं आज आप ना कोई सप्लीमेंट खरीदना चाहते हो, लेट्स सपोज प्रोटीन, ठीक है, आप जिमिंग के शौकीन हो, बेटा आप प्रोटीन पाउडर खरीदना चाहते हो। अब वो आपको पता है मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जो प्रोटीन के हैं वो यूएसए के हैं। आपने देखा कि यार यहाँ ना डुप्लीकेसी बहुत है, या मैं किसी मीडिएटर से नहीं खरीदना चाहता, ठीक है ना, जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं देते। आपने कहा ठीक है मैं ऑर्डर करता हूँ, फॉरेन से ही ऑर्डर करता हूँ। बेटा आपने क्या किया, किसी वेबसाइट को एक्सेस किया, वहां पर जो रेट आ रहे थे प्रोटीन सप्लीमेंट के, वो बेटा डॉलर्स में आ रहे थे। वो उसने कहा कि आप पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करो, आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट करा और अपने अकाउंट से पे कर दिया। बेटा यहां से पैसे ऑब्वियसली इंडियन रुपी में कटेंगे आपके बैंक अकाउंट में, पर वो पहुंचेंगे कहां पर बेटा? वो डॉलर में ही पहुंचेंगे उनके पास। आपके बैंक ने कब कन्वर्जन कर दिया इसको फॉरेक्स में, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बेटा यही तो टेलीफोनिक ट्रांसफर है। क्या ट्रांसफर फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट परफॉर्म करती है? देख तो लो कितना क्विकली परफॉर्म कर दिया, आपको पता भी नहीं लगता। या मैं एक बात करूं बेटा आपसे, आपने बेटा कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, कुछ भी समझ लो, लेट्स सपोज चाइना, ठीक है बेटा। उस सप्लायर ने आपको बेटा सैंपल्स भेज दिए ऑनलाइन, आपने प्रोडक्ट देख लिया कैसा है, उसने कुछ वीडियोस भी भेजी, आपने देख लिया प्रोडक्ट ठीक लग रहा है आपको देखने में, लेकिन आप चाहते हो एक बार मैं फिजिकली वेरीफाई करूं और पेमेंट वहीं करूं। आपने क्या किया बेटा, यहीं से बैंक ड्राफ्ट बनवाया उनकी करेंसी में, और वो बेटा बैंक ड्राफ्ट लेकर चाइना चले गए। आपने प्रोडक्ट देख लिया, वेरीफाई किया, सब कुछ ठीक लगा, आपने प्रोडक्ट वेसल पर डलवा दिया और उसको बेटा वो बैंक ड्राफ्ट दे दिया, बेटा वो क्लियर करा लेगा। बेटा ट्रांसफर फंक्शन, फंड ट्रांसफर का फंक्शन परफॉर्म करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फंड आपकी लोकल करेंसी में कट जाते हैं बेटा, सामने वाले देश में बेटा उसकी करेंसी में पहुंच जाते हैं। इतना स्मूथ होता है फंक्शन, पता भी नहीं लगता। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है ट्रांसफर फंक्शन? बाबू लास्ट वन इज क्रेडिट फंक्शन।
बाबू क्रेडिट फंक्शन समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आराम से सुनना और समझना। अच्छा एक बात बताओ, क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उधार भी अलाउड है? स्पेसिफाइड डेट है, बता देता हूं, 90 दिन का मैक्सिमम। 90 दिन के बाद जेल हो जाती है बेटा एक्सपोर्टर को, अगर सामने से उधार ना है। चलो अगर आप कहोगे तो फिर इसको और डिटेल फॉर्म में पढ़ देंगे, वैसे मैं इतना मतलब एक काइंड ऑफ फ्रॉड है, ठीक है ना। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड होंगे तो देखेंगे, वरना छोड़ो। 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, पहले आराम से सुनो। वो आपको ना कोई प्रोडक्ट यूएसए से खरीदना है, यू आर मिस्टर आई वर्ड मैंने इंपोर्टर के लिए लगाया, और बेटा यहां पर वो कोई पर्सन है जो मिस्टर ई उस प्रोडक्ट को बनाता है, एक्सपोर्टर के लिए मैंने वर्ड लगाया। और वो आपने मिस्टर ई से सैंपल मांगे, उन्होंने बहुत सारी पिक्स आपको वीडियोस बनाकर दे दी, आपने प्रोडक्ट देख लिया, ठीक है बेटा। जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो बेटा, उसकी कॉस्ट $1 लाख है। आपने बेटा ई को बोला, आई ने, कि आप क्या करो, प्रोडक्ट वेसल पर रखवा दो। जब आप वेसल पे रखवा दोगे मुझे प्रूफ भेज देना, मैं अभी आपको अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। पागल हो गया तू? उसने कहा तू एक काम कर, फटाफट से ना पैसे डलवा दे मेरे बैंक अकाउंट में, ये रहा बैंक अकाउंट नंबर, जैसे ही पैसे पहुंच जाएंगे मैं वेसल पे गुड्स रखवा दूंगा। कह रहा क्या बात कर रहे हो? कहता गुड्स भेज, आप गुड्स का प्रूफ दो, पैसे तब मिलेंगे। उन्होंने कहा तू पैसे भेज तब गुड्स चलेंगे यहां से, वरना छोड़। बाबू क्या करना चाहिए पहले, गुड्स या पैसे? गुड्स। कह रहे जी वर्ड अच्छा है इसलिए गुड्स। एम अच्छा नहीं है? विटामिन एम तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है बाबू, विटामिन मनी। बाबू अगर ऐसे कहोगे ना, देखो बड़ी सीधी सी बात है, इसने गुड्स वेसल पर रखवा दिए, जैसे ही वेसल पर रखे इसका तो कंट्रोल गया, इसका तो कंट्रोल गया। आप पैसे ना दो कर क्या लेगा, बस ये बता दो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होने का। फॉरेन कंट्री से तो वैसे भी कुछ नहीं हो पाने का। मैं कह रहा हूं यहाँ इतने लोग ऐसे होंगे बेटा जो दिल्ली से सामान लेके दोबारा कभी दिल्ली नहीं जाते, वो नहीं कुछ कर पाते। 180 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं कर सकता आदमी, ये तो कहीं हजारों किलोमीटर हो गए। और अगर इसने पैसे डाल दिए, उसने कुछ ना भेजा, सर ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, पूरी जिंदगी टप जाएगी इसकी। सर इसके लिए ना एक सॉल्यूशन होता है, वरना कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही ना हो पाए। जैसे आप बातें करते हो ना ग्लोबलाइजेशन, तो फिर नामचारे का ही होगा। देखो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है बेटा। इसने गुड्स देखा, सैंपल देख लिए, सब कुछ। बेटा मिस्टर ई ने इसको बोला कि आप पहले पैसे दो। मैंने कहा पहले पैसे तो है नहीं, आप गुड्स भेजो। उसने कहा गुड्स भी नहीं भेजता मैं पहले। बेटा फिर इसने एक काम किया, मिस्टर आई गया बेटा किसी इंडियन बैंक में जो यूएसए में इसके आसपास मौजूद है। बेटा और कोई बैंक मिले ना मिले, एसबीआई जरूर मिल जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पक्का मिल जाएगा। बेटा ये एसबीआई में गया, लेट्स सपोज एसबीआई की कोई ब्रांच है करोल बाग में दिल्ली में, ठीक है, एसबीआई करोल बाग दिल्ली में ब्रांच में गया, इसने एक अकाउंट खुलवाया, अकाउंट का नाम है एलसी। एलसी मींस लेटर ऑफ क्रेडिट। जितने तुम ध्यान से सुन रहे हो ना, कभी पढ़ लेते जिंदगी में, कुछ 11th क्लास का टॉपिक है ये, पता नहीं क्या करके आते हो। एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर टॉपिक है, पता नहीं ऐसे सुन रहे हैं, पहली बार ही सुन रहे हो कुछ। स्टेप्स करे थे एक्सपोर्ट प्रोसीजर के, तो थर्ड स्टेप था बेटा, 17 थे, तीसरा तो कर लेते, सीधा 17 कर लिए थे। 1 साल हो गया 11th को भूल गए, बता। साइकिल चलानी भी नहीं बोली आज तक, कितने साल पहले सीखी थी। चलो छोड़ो बाबू छोड़ो, तुम्हारे से लेना देना ही नहीं है कुछ इस बात का। लो मेरी तरफ देखो, मैं पहली बार सुन लो, वैसे ऐसे गौर से सुनो जैसे सुन रहे थे, आंखें बाहर आने वाली थी तुम्हारी, मैं डर गया। वो आपने बैंक में गए, एसबीआई में एक अकाउंट खुलवाया नोन एज एलसी। एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट इस अकाउंट की एक ब्यूटी है, इसमें जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है आपका विड्रॉल का राइट खत्म हो जाता है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, पैसे डल गए तो डल गए, ठीक है जी। बेटा एसबीआई ने एसबीआई यूएसए को गारंटी दे डाली कि पैसे मेरे पास आ चुके हैं, आप मिस्टर ई को बोलो गुड्स वेसल पर रखवा दे, प्रूफ दे दे,
मैं दूंगा पैसे। एसबीआई यूएसए ने मिस्टर ई को गारंटी दे दी, मेरे पास पैसे आ गए हैं, आप गुड्स चला के आ जाओ, वेसल पे रख के आ जाओ, प्रूफ ले आओ, मैं देता हूं अभी पैसे आपको। बेटा इंसान की गारंटी वैलिड नहीं है, बैंक ने बैंक को गारंटी दी, इस बैंक ने बेटा ई को गारंटी दी, बैंक गारंटी तो वैलिड है, बैंक ने गारंटी दे दी वो तो वैलिड है, रिटर्न फॉर्म में होती है गारंटी, वैलिड है। बाबू इसने गुड्स वेसल पर रख दिए और ये बेटा वेसल इंडिया के लिए निकल गया। बेटा जब आप वेसल पे गुड्स रखते हो तो आपको एक प्रूफ के तौर पर बेटा एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसको बेटा बता देता हूं बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं, ठीक है जी। मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, मैं कहता हूं अभी जाओ ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रांसपोर्ट पे गुड्स रख के आओ, कोई ना कोई प्रूफ मिलेगा ये गुड्स आपके हैं, जैसे आप बिल्टी बोलोगे, छोड़ो मेरे को नहीं उसमें जाना, तो भाई एक रसीद मिलती है, ठीक है, रसीद याद रह जाएगा, तो वो एक वो रसीद मिल गई, ठीक है जी। बेटा ये बिल ऑफ लेडिंग मिस्टर ई एसबीआई के पास ले गया कि ये प्रूफ है कि गुड्स इंडिया के लिए जा चुके, ठीक है, और ये मुंबई पोर्ट पहुंचेंगे इतने दिन में, ठीक है जी, ये तो रसीद, ठीक है। एसबीआई ने हाथों हाथ बेटा मेल करी वो डॉक्यूमेंट एसबीआई इंडिया को, और साथ ही साथ कुरियर के लिए डाल दी कि आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, वो प्रूफ मिल गया। हाथों हाथ इसने फंड रिलीज कर दिए इस एसबीआई के फेवर में, एसबीआई ने पैसे दे दिए मिस्टर ई को, इधर की कहानी खत्म। बाबू वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेल के थ्रू आ चुका है, कुरियर के थ्रू ओरिजिनल आ जाएगा। बेटा ये डॉक्यूमेंट एसबीआई हैंड ओवर करेगा मिस्टर आई को, ठीक है। मिस्टर आई क्या करेगा, इस बिल ऑफ लेडिंग का मुंबई पोर्ट पर ले जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में कि मैं इन गुड्स का ऑनर हूं, ये रखो, मेरे गुड्स रिलीज कर दो। बेटा इस बिल ऑफ लेडिंग के दम पर ये गुड्स रिलीज होंगे। समझ में आ रहा प्रोसेस पूरा, ठीक है। अभी वैसे बता देता हूं, ये सब प्रोसेस बताया मैंने, इसमें उधार तो डाला ही नहीं, ये तो नगद डाल दिया मैंने, सारा का सारा पैसे हाथ हो गए। अच्छा यार इन्हें पहले यही बताना पड़ता है, पढ़ा क्या रहा था बेटा, मैं पढ़ा रहा था क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट उधार, उधार तो डाला ही नहीं मैंने अभी, क्या तो यार ये बंदे हैं भाई, भाई साहब मतलब तुम्हारी गलती नहीं कहूंगा इसमें, ठीक है ना, आज से 3 साल पुरानी बात है, ठीक है ना। एक टीचर को बहुत शौक चढ़ा पंगा लेने का मुझसे, 10 क्वेश्चन मुझसे पूछवाता अपने बच्चे को, तो पूछ के आइयो भैया से पूछ के, मैं तो हर बात का आंसर कर देता, मैं जो पूछता उसकी बैंड जरूर बच जाती। मैंने एक दिन पूछ लिया, गुस्से में आ गया, मैंने कहा टीचर से बोलिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। वो बेटा जब हम उधार लेते हैं ना किसी सप्लायर से उधार पे गुड्स, तो वो एक लेटर लिख के देता है, ये आंसर थे लेटर ऑफ क्रेडिट के। हंसी आती है मुझे भाई साहब, हाँ हाँ बिना कमीशन के कुछ नहीं होगा, एसबीआई दोनों कमीशन चार्ज करेंगे इस चीज में, ऐसे थोड़ी वो मिडलमैन बन के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। नीरव मोदी का जो फ्रॉड हुआ था ना, बैंक गारंटी से हुआ था, आपको आइडिया इस बात का? भाई मेरा टॉपिक रह जाएगा, नहीं भाई मैं कोई और फ्रॉड बता दूंगा, मैंने नीरव मोदी वाला फ्रॉड तो मैं पिछली बार भी बताया था, अगर तो याद हो, वेले कहेंगे एक चैप्टर कम कराना है ना कोर्स में रिवाइज, पहले बताओ एक चैप्टर कम कराने की परमिशन है तो बताता हूँ फ्रॉड क्या था। अरे तुम वेले काम करो अपना, आज मैं ही मिला के सुबह से कोई और मिला नहीं तुम्हें, लो मैं इधर आओ देखो, हाँ अच्छा भी बताता हूँ, अब चुप तो हो जा तेरी माँ। बाबू पहले मैं उधार की बात क्लियर करूंगा, फिर मैं एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, पहले बिल्कुल चुप सामने देखो। बेटा अभी कृष्ण ने क्वेश्चन पूछा, ये दोनों बैंक क्या कमीशन चार्ज करेंगे? सर ये फ्री में काम नहीं करेंगे, ये दोनों ब्रांचेस को उनकी कमीशन चाहिए कुछ ना कुछ, वो परसेंटेज फॉर्म में हो सकती है 0.25%, 0.05%, कुछ भी होगी, कुछ ना कुछ कमीशन पक्का रहेगी, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब सर उधार की बात करते हैं। बेटा अगर आई और ई, बेटा अगर आई और ई आपस में काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और बेटा नगद पैसे ना देना चाहे आई आज, और ई एक्सेप्ट भी करे इस चीज को, तो क्या बेटा उधार हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बेटा ये उधार होगा फिर बैंक ब्रांचेस की इन्वॉल्वमेंट के साथ। कैसे होगा इस चीज को समझना। बेटा इसने वेसल पर गुड्स रखवा दिए, बिल ऑफ लेडिंग मिल गया, ई गया एसबीआई के पास, बिल ऑफ लेडिंग भी दिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया,
बेटा इस ड्राफ्ट को मैं बोल देता हूं, टेक्निकल वर्ड याद रहे ठीक नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखाना। बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम होता है यूसांस ड्राफ्ट, युगांडा ड्राफ्ट, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं बाबू। यूसांस ड्राफ्ट बोलते हैं, यूसांस ड्राफ्ट। अच्छा बेटा, अब यार तुम फिर आज ना मूड नहीं है क्या पढ़ने का? बाबू ये यूसांस ड्राफ्ट और बिल ऑफ लेडिंग एसबीआई को मिला। बेटा एसबीआई ने इस एसबीआई को हैंड ओवर किया। इंस्ट्रक्शन ये थी कि पहले यूसांस ड्राफ्ट साइन होगा, उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग देना। बेटा ये यूसांस ड्राफ्ट मिस्टर आई को दिखाया गया, उसमें यही लिखा होता है कि आपको 90 डेज मिलेंगे सुधार को पे करने के लिए। 90 डेज में पेमेंट ना करी तो वो हर इंडियन कोर्ट में आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, इवन बेटा अपने देश की कोर्ट में भी। बाबू उस चीज को आई साइन करेगा, उसके बाद उसको बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा, उसके बाद वो गुड्स क्लियर करा सकता है। बेटा ये यूसांस ड्राफ्ट साइन होने के बाद दोबारा एसबीआई के पास आएगा, दोबारा ई के पास आएगा। ठीक है जी, उधार इन्वॉल्व होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, मैंने दिखा दिया कैसे। ठीक है जी। अब बाबू अगर एक एक्स्ट्रा बात बतानी है तो नीरव मोदी से अच्छा ही फ्रॉड बताऊंगा। सामने देखो, मैं एक एक्स्ट्रा बस एक ही बताऊंगा और आगे की बात इसी एग्जांपल पर बेस्ड एक बहुत तगड़े फ्रॉड की बात करते हैं। लो 1 मिनट के लिए सामने देखना प्लीज, फटाफट से सामने देखो और उसके बाद मेरे को नया चैप्टर शुरू करना है। बिल्कुल आराम से बैठ जाओ जरा, मेरे पास भैया कोर्स का भी प्रेशर बहुत सारा है, तुम सोचते नहीं हो मैं सारा दिन यही सोचता रहता हूँ। लो बाबू इस बार मैंने नाम चेंज कर दिए, इस बार बेटा ये एक्सपोर्टर है और आप इंपोर्टर हो। ठीक है जी। और मैं कहता हूं बेटा आपने क्या किया, इसको उधार पर गुड्स दे दिया बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के, यानी कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज भी साइन नहीं कराया। 10 साल 15 साल आपको ट्रेड करते हुए हो गया, आपने बैंक को भी इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है उधार दे दिया भैया, ठीक है ना, इन अ गुड फेथ। ठीक है। और बेटा आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, अगर ये उधार, अब ये काम की बात है, सच्ची जी सुन लो, मैं इसलिए तो शुरू नहीं करता कोई बात क्योंकि सब सुनना नहीं चाहते। बेटा अगर ये 90 डेज में आई ने पैसे ना दिए, ई जेल जाएगा। हाँ अब ये बहुत मजेदार बात है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या कर दिया भाई, इसकी क्या गलती, बैड डाटा उसने करे, लग रहा है ना? पूछो क्वेश्चन पूछो तभी तो आंसर करूंगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा कि गलती तो इसकी, पैसे इसने नहीं दिए, जेल कौन जाएगा? ई। अब लगता होगा यार इंडियन कानून कितने पागल बनाया, किसने बना दिया। अच्छा ये कौन सा एक्ट कहता है कि 90 दिन में जेल चले जाओगे, 90 दिन में उधार ना आया तो? बेटा कानून का नाम है, पढ़ लोगे बहुत जल्दी, अगर लॉ करोगे सीए करोगे, कानून बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं। बेटा कानून का नाम है फैमा 1999। फैमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आकाश एक सेकंड नापता हूं बाबू। फैमा 99 कहता है, 1999 कहता है बेटा आई जेल, आई ने बैड डेट किए तो ई जेल जाएगा। ऐसा क्यों, ये समझ लो। बेटा पुराने टाइम में ना सरकार के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि बेटा सरकार को ये कानून बनाना पड़ गया। होता क्या था, प्रैक्टिकली बताता हूं। हर कोई आदमी कहता था कि मेरे पैसे सामने वाले इंपोर्टर ने रोक दिए, हर कोई कहना शुरू कर दिया था। और होता क्या था बेटा, मिस्टर ई ने आई को ना अपना स्विस बैंक का अकाउंट नंबर बेचा। स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड बैंक, तो वो अपना स्विस बैंक का अकाउंट नंबर भेजा कि मेरे पैसे यहां जमा करा दियो। ठीक है, मैंने तुझे गुड्स बेचा, कुछ भी समझ लो, 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ के इक्विवेलेंट डॉलर यहां जमा करा दियो। पैसे जमा हो गए, इंडिया में कह देते थे वो क्या हो गए, बैड डेट हो गए। ठीक है, शांति से बैठ जाते थे। बेटा करते करते लोगों के अरबों रुपए इकट्ठे होने लगे स्विस बैंक में, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। बहुत सारी गवर्नमेंट है ना जिन्होंने क्लेम किया कि हमें पैसे लाएंगे, हमें पैसे लाएंगे, और स्विस बैंक किसी भी अकाउंट होल्डर की रिपोर्ट देता नहीं अपने। वो बैंक भी इतना खतरनाक है, वो इंडियन गवर्नमेंट हो, कोई देश की गवर्नमेंट हो, किसी देश की गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट नहीं देता कि मेरे पास कितने अकाउंट होल्डर है, कितने पैसे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आती वहां से। बाबू अरबों रुपए मंत्रियों ने ऐसे ही जमा किए हुए हैं, बहुत कुछ हुआ हुआ है इंडिया में पास्ट में। अब बेटा इंडियन गवर्नमेंट को पता लग गया ये तो आप करते हो, तो बाबू आपकी वजह से होता है, इसलिए आपको जेल डालना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा, यार अगर जेन्युइन केस है तो जेन्युइनली भी तो कोई बैड डेट कर सकता है,
क्या इस केस में फिर आप जेल जाओगे? सर इससे बचने का एक तरीका होता है, काउंसिल होती है ईसीजीसी। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको उसके पास रजिस्टर होना होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल, नाम ही ऐसा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल। अगर बेटा आपके बैड डेट हो जाते हैं, ईसीजीसी अपनी जेब से पैसे डालती है आपके अकाउंट में, और ईसीजीसी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो वो बेटा आई से रिकवर करा पाती है इस गवर्नमेंट का यूज करके। ठीक है, बस एक बता दिया, फिर कभी एक और है। क्या करूं? बहुत सारे लोगों ने किया पास्ट में, बहुत सारे बाबू। अच्छा एक बात बताओ, मतलब एक बात है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं कहता हूं आज आप फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी कंट्री का नाम लो, सिंगापुर, मलेशिया, दो कंट्री घूमने जा रहे हो, कस्टम चेकिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। मरीन रूट से जा रहे हो, एयर रूट से नहीं जाना चाहते, मरीन रूट से जा रहे हो, चेकिंग होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। बाबू मैं कहता हूं जब वापस आओगे इन फॉरेन कंट्री से तो कस्टम क्लियरेंस होगी कि नहीं होगी? वहां से चेकिंग होगी कि नहीं होगी? वो कंट्रियां भी चेक करके बेचेंगी, यहां पर आओगे फिर चेकिंग होगी। बेटा जब इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि हम किसी भी कंट्री को विजिट करते हैं किसी भी रूट से, कस्टम से चेकिंग करके ही जाना है, कस्टम की चेकिंग से ही वापस आना है। बाबू ऐसी कौन सी हवा आती है कि अरबों करोड़ रुपए हमारे बेटा स्विस बैंक में पहुंच गए? कभी सोचा आपने कि ऐसी कौन सी हवा है कि अरबों करोड़ रुपए स्विस बैंक में पहुंच गए? बहुत बार बोला है ना, वो तेरे लोगों ने बोला है ना, बतेरे मंत्रियों ने बोला है ऐसा कि स्विस बैंक में इतने अरब करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी है भाई? आप मानते हो बेटा कहीं ना कहीं सबकी इन्वॉल्वमेंट थी? ऐसे तो पैसे नहीं पहुंचे, कोई ऐसा बंदा नहीं आया बेटा जो पैसे ले गया हवा हुई आई उड़ के और बेटा 7 समुंदर पार वैसे पहुंच गए आपके। तो बेटा मंत्री शंत्री, मतलब बड़े बड़े लेवल के ओहदे, बड़े बड़े मिनिस्टर, सब कुछ इन्वॉल्व थे, ऐसे नहीं पहुंच गए पैसा, ऐसा पहुंच ही नहीं सकता। चलो खैर लेट इट बी। प्रकाश एक सेकंड पॉज करिए बाबू। बाबू नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। लोग उत्तर सामने देखना। बाबू इस यूनिट का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट था। हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है बेटा फॉरेन एक्सचेंज, अब बेटा दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बाबू बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैंने डेफिनेशन लिखी है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश ऐसी है बेटा डेफिनेशन में ही आधा चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है जी, और डेफिनेशन सिर्फ 15 मिनट की है, 15 मिनट में सब कुछ आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बच्चा आधा बेटा कल कर लेंगे। बाबू कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। बेटा सबसे पहली लाइन सबसे ज्यादा काम का एनालिसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। कहता है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बेटा मेरा ख्याल 99% बच्चे तो बेटा अकाउंट्स के ही बैठे हुए हैं। बाबू जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी दो ही साइड होती हैं, किसी भी अकाउंट की होती है, किसी भी लेजर की होती है। बेटा लेफ्ट हैंड साइड
is the debit side and right hand side is the credit side. बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होती हैं, ठीक है ना, देश बनाता है, कोई भी देश की गवर्नमेंट बनाती है। बाबू अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो दिखने में अकाउंट्स के तरह होता है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करते हो आउटफ्लोस, जितने भी पैसे देश से जा रहे हैं, और बेटा एक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो आप इनफ्लोस, जितने भी पैसे बेटा देश में आ रहे। अभी तक इतना एनालिसिस किया मैंने, समझ में आई बेटा बात? हाँ जी बेटा, बेटा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं। हाँ बाबू ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने लॉजिक है, हमारे अकाउंट्स के अपने लॉजिक है। बाबू बात समझ में आती है? बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, दिखने में अकाउंट्स है, दो साइड से मिलकर बना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, आउटफ्लोस इनफ्लोस। आगे बढ़ाना बात को, कहता है बेटा शोइंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फिस्कल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। बेटा पर्टिकुलर पीरियड का मतलब हमारे लिए बेटा फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। बेटा सरकार जब इस स्टेटमेंट को बनाती है, एक साल के लिए बनाती है, फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च। यानी कि अगर 1 अप्रैल 2024 में स्टार्ट किया तो 31 मार्च 25 तक के लिए बनेगा, 1 अप्रैल 25 को स्टार्ट किया तो 25-26 के लिए बनेगा, यानी कि 31 मार्च 26 तक के लिए बनेगा। ठीक है जी बाबू, अब बीच वाली बात आराम से सुनना, यहां से लेकर यहां तक। बेटा क्या लिखा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? कहता है दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा वो कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो किसी देश के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है? कहता वो सब रिकॉर्ड होती है। बेटा पहली बात बता देता हूं बेटा, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन 4 हो सकती है। टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक देश के रेजिडेंट और दूसरे देश के बीच हो सकती है, और बेटा टोटल क्वांटिटी में 4 हो सकती है। बाबू क्या है ये 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? ये आराम से सुनना, क्योंकि बेटा आगे का चैप्टर इन्हीं पर बेस्ड है। बेटा पहली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो सकती है बेटा विजिबल आइटम्स, दूसरी हो सकती है बेटा इनविजिबल आइटम्स, नेक्स्ट वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर, एंड लास्ट वन इज कैपिटल आइटम्स। लो पुत्र बाबू, विजिबल आइटम या विजिबल ट्रेड क्या होता है? बेटा नाम से समझने की कोशिश करो, विजिबल जिसको आराम से आप आंखों से देख सकते हो, इवन यू कैन टच, दैट मीन्स बेटा ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली। विजिबल आइटम का मतलब क्या है बेटा? ट्रेड ऑफ गुड्स। ठीक है जी, समझ में आती है? नाम से समझ में आ रहा है बेटा? इनविजिबल दैट मीन्स जिसको आप देख नहीं पाओगे, दैट मीन्स ट्रेड ऑफ सर्विसेज। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बाबू विजिबल आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहां रिकॉर्ड होंगी? सब सामने देख रहे हैं, विजिबल आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहां रिकॉर्ड होंगी? बेटा अगर पैसा आ रहा है गुड्स के ट्रेड से तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। और जा रहा है तो दैट सिंपली मीन्स बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से मेरे देश में पैसा आता है, वो कहां रिकॉर्ड होगा? ऑन द क्रेडिट साइड। एंड बेटा अगर यही बात बोलूं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होगा? ऑन द डेबिट साइड। समझ में आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होता होगा? बेटा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल आइटम कहां रिकॉर्ड होंगी बेटा? ऑन द क्रेडिट साइड। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल आइटम कहां रिकॉर्ड होगी बेटा? ऑन द डेबिट साइड। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? पीओपी क्या है बेटा? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है that provides systematic record of all economic transaction between resident of a country and rest of the world during a particular period.
बेटा जो एक साल में हमें यह बताता है कि एक देश के रेजिडेंट ने दूसरे देश से कितना ट्रेड किया है बेटा, किस किस चीज का ट्रेड किया है बेटा, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बता देगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है ना जी। चलो जी, तो वो दो बातें समझ में आ रही हैं। क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो सकती हैं बेटा एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच, मैंने अभी दो बता दी, कोई दिक्कत तो नहीं। वो पहली वाली पे मेरी एक और बात है बेटा, ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम या ट्रेड ऑफ गुड्स को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, इसे हम बेटा प्यार से बोलते हैं बीओटी। बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके बराबर होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है ना जी। यानी कि अगर मैं कहने की कोशिश करूं बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो चार चीजों से मिलकर बना है, 1 2 3 और 4। दैट मींस बेटा बीओपी का स्कोप तो बहुत वाइडर है, बीओटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी। बीओटी तो बहुत छोटा सा पार्ट हो गया बीओपी का, बीओपी तो बहुत बड़ी वाइडर टर्म हो गई बेटा। समझ में आ रही है बेटा बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, वन साइडेड ट्रांसफर। सर आपको याद है ये टर्म बहुत शुरू से आ रही है नेशनल इनकम से, ठीक है ना। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब वन साइडेड ट्रांसफर। बेटा आप किसी के लिए मतलब कोई आपके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप फिर भी बेटा उसको पे करते हो, तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है। ठीक है ना जी। बाबू बाइलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, टू साइडेड ट्रांसफर, कि सामने वाले ने आपके लिए कुछ किया तो आपने उसको पे कर दिया, वो बाइलेटरल ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड ट्रांसफर। बेटा क्या वन साइडेड ट्रांसफर भी होते हैं बेटा दो कंट्रीज के बीच में, बेटा बहुत सारे हो सकते हैं। मैं कहूं बेटा आपकी फैमिली, फिर वही बात जो मैंने कल करी थी, फॉरेन कंट्री में रहती है, आप बेटा उनको पे कर रहे हो या गिफ्ट भेज रहे हो, या मेरे देश से तो पैसा जा रहा है। और बेटा मान लो मैं कहूं कि बेटा आपकी फैमिली इंडिया में रहती है और आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो बेटा आप वहां से पे कर रहे हो, बेटा मेरी कंट्री तो रिसीव कर रही है। ठीक है ना जी। बाबू वही बात मैं लिख देता हूं। बाबू यूनिलेटरल ट्रांसफर में अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं तो एक चीज आ जाएगी बेटा, पेमेंट एंड गिफ्ट्स टू अब्रॉड। बेटा अगर कोई पेमेंट भेज रहे हो या गिफ्ट भेज रहे हो अब्रॉड को, तो बेटा मेरे देश का पैसा तो जा रहा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। सेम वे पेमेंट एंड गिफ्ट्स, पेमेंट्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, अगर बेटा अब्रॉड से आ रही हैं दोनों चीजें तो वन साइडेड ट्रांसफर है और मेरे देश के लिए बेटा इनफ्लो है, तो रिकॉर्ड होगा ऑन द क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल है बात। लास्ट वन बेटा, इसके लिए ना अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, तो बहुत आसान है इसको समझना। मैंने क्या लिखा, कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम मतलब बेटा हर वो आइटम जिसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर होगा, बेटा उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल आइटम, कैपिटल नेचर की आइटम। बाबू क्या कोई कैपिटल नेचर की आइटम भी होती है दो कंट्रीज के बीच में, बेटा बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक एक की बात करूंगा, बाकी कल करेंगे बात जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाबू अगर आपने अब्रॉड से लोन लिया, लोन फ्रॉम अब्रॉड, सर इनफ्लो हुआ कि नहीं हुआ, इनफ्लोस हुए बेटा। सेम वे लोन टू अब्रॉड, बेटा अगर अब्रॉड को लोन दिया, आउटफ्लोस हुए, रिकॉर्ड कर दिया। बाबू यानी कि छोटी बात में बताने की कोशिश करूं, क्रक्स ये है बेटा, ये चार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हैं जो बेटा होती हैं रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, रखेंगे आज के लिए इतना ही बेटा, बाय।